हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सन ऑल्सो राइजेस, अ नॉवल रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। 1926 में ये नॉवल पब्लिश की गई है। हम इसकी शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और थोड़ी सी थीम्स भी डिस्कस करेंगे बाय द एंड। नाउ some important points before we start the summary. So it is published in 1926. The Sun Also Rises is Ernest Hemingway's first major novel and seminal work of the Lost Generation. ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की पहली नॉवल थी और लॉस्ट जनरेशन की जो टर्म है वो भी इसी नॉवल में कॉइन की गई है। इसी नॉवल में पहली बार ये जो टर्म है हमारे सामने आती है। इसकी प्राइमरी जो सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है? पेरिस में एंड स्पेन में। द टाइटल इज टेकन फ्रॉम अ पैसेज इन द बाइबल। अगर हम टाइटल की बात करें तो बाइबल के एक पैसेज से ये टाइटल जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिया है। इट सजेस्ट दैट लाइफ कॉन्टिन्यूज इन अ रिपीटेटिव अनचेंजिंग साइकिल मच लाइक द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। देखिए, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बुक अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके टाइटल का पता होना चाहिए एंड उसका मीनिंग क्या है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर द सन ऑल्सो राइजेस जो है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारी लाइफ है वो एक रिपीटेटिव मोशन में चलती रहती है, एक साइकिल में चलती रहती है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इमोशनली क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या हर्डल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं या फिर हमारी डिजायर्स जो है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जो हमारी लाइफ है वो ऐसे ही चलती रहती है जैसे कि रोज सनसेट होता है एंड फिर से सनराइज हो जाता है एंड देन फिर से सनसेट हो जाता है। इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं होता। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कोई चेंज नहीं होता। Now, Hemingway includes a quote from Gertrude Stein, "You are all a lost generation." जो ये कोटेशन है ये उन्होंने इस बुक के एपिग्राफ में डाली है और यहीं से जो ये टर्म है द लॉस्ट जनरेशन पॉपुलराइज हुई है। Now, as part of the epigraph at the beginning of the novel, I have already told you this thing. Now, हम देख लेते हैं जो कैरेक्टर के लिस्ट है ताकि हमें जो आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे वो समझनी हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी अगर हमें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से कैरेक्टर इस नॉवल में आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज जेक बार्न्स। ये नरेटर है इस स्टोरी के, यही हमें पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। लेडी ब्रैट एशले। ये एक ब्यूटीफुल ब्रिटिश वुमेन है, डिवोर्स हो चुका है इनका 2 बार, हु लव्स जेक बट डेट्स अदर मैन। जेक और लेडी ब्रैट जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन जो लेडी ब्रैट है वो दूसरे जो मैन है उनको भी डेट कर रही हैं साथ के साथ। रॉबर्ट कॉन, ये फ्रेंड है जेक के, जूइश अमेरिकन है। देन फ्रांसिस क्लाइन, ये कॉन की गर्लफ्रेंड है, ये पेरिस में ही रहती है इनके साथ। जॉर्जेट हॉपिन, अ प्रोस्टिट्यूट जेक मीट्स इन पेरिस। ये एक माइनर कैरेक्टर है, एक प्रोस्टिट्यूट है जिससे जेक मिलते हैं। माइक कॉम्बेल, ब्रैड्स फियांसे। अच्छा, ये जो माइक है ये ब्रैड के फियांसे। हमने देखा कि ब्रैड जो है दूसरे मेन को भी डेट कर रही है और ये जेक से भी प्यार करती है लेकिन उसके साथ साथ ये इंगेज्ड भी हैं किससे? माइक से। बिल गॉट्रॉन, ये भी जेक के फ्रेंड है, अमेरिकन है। पेड्रो रोमेरो, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये एक बुल फाइटर है स्पेन में। मोन्टोया, ये माइनर कैरेक्टर है। लास्ट में जो तीनों हम देख सकते हैं, काउंट मीपी पॉलस एंड हैरिस, ये तीनों माइनर कैरेक्टर है। जो मोन्टोया है वो होटल के ऑनर होते हैं। ये सभी लोग जो है स्पेन चले जाएंगे, वहां पर इन कैरेक्टर्स को हम देखेंगे। नाउ आई होप कैरेक्टर्स सबको समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द समरी। ओके, तो इस स्टोरी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 बाय 1 हम एक एक पार्ट को समझते चलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज पेरिस। जेक बार्न्स, एन अमेरिकन जर्नलिस्ट लिविंग इन पेरिस, टेल्स द स्टोरी। तो जैसा कि हमने देखा है, जेक जो है नरेटर है स्टोरी के, ये हमें स्टोरी सुनाते हैं। ही इज अ वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन हु गॉट हर्ट इन द वॉर, लिविंग हिम अनस्टेबल टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप। तो ये क्या है कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लिया था। वेटरन क्या होता है? वो पर्सन जिसने वॉर टाइम में नेवी में, आर्मी में या फिर एयरफोर्स में पार्टिसिपेट किया हो उसको हम वेटरन बोल देते हैं। तो जेक जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं एंड इसकी वजह से उनको एक फिजिकल इंजरी भी हुई है एंड वो फिजिकल इंजरी जो है उनको आज तक परेशान कर रही है। इससे क्या हुआ कि वो किसी भी लेडी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ही इंट्रोड्यूसेस हिज फ्रेंड रॉबर्ट कॉन। अच्छा, रॉबर्ट कॉन हमने देखा था, ये जेक के फ्रेंड है। ये यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग भी करते थे पहले और अभी ये राइटर है, जूइश अमेरिकन है ये एंड इनकी एक बुक भी अभी पब्लिश हुई है। लेकिन फिर भी ये अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। इनको लगता है कि मैं पेरिस में जो है फिट नहीं हो पा रहा हूँ।
कॉन यूज टू बॉक्स इन कॉलेज एंड इज नाउ बोर्ड विद हिज लाइफ। हमने डिस्कस कर लिया है कि उनकी बुक आ चुकी है और वो बॉक्सिंग भी किया करते। ही इज डेटिंग फ्रांसिस क्लाइन। फ्रांसिस क्लाइन कौन है? ये कॉन की गर्लफ्रेंड है, एज में इनसे बड़ी है, काफी कंट्रोलिंग टाइप के वुमेन है। ये बस इसका कॉन का फायदा उठाना चाहती हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अ वुमेन हु ट्राइज टू कंट्रोल हिम। जेक हैंग्स आउट इन पेरिस। अब जेक के पास हम दोबारा चले जाते हैं, जो नरेटर है। जेक हैंग्स आउट इन पेरिस कैफेज एंड बार्स विद अदर अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश पीपल हु मूव्ड देयर आफ्टर द वॉर। अब ये पेरिस में घूमता रहता है, वहीं पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, दूसरे लोगों से मिलता है, इसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है दूसरे लोगों से, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। वन नाइट ही मीट्स जॉर्जेट। अच्छा, इसके बारे में हमने बात की थी, एक प्रोस्टिट्यूट है जॉर्जेट, अ वुमेन हु सेल्स हरसेल्फ एंड दे ईट टुगेदर। जेक इससे मिलता है, ये दोनों डिनर करते हैं साथ में, बट जेक फील्स लोनली एंड सेंड्स हर अवे। लेकिन वो उसको भेज देता है, एट द एंड उसको फिर से आइसोलेटेड लोनली सा फील होता है एंड वो उससे दूर हो जाता है। लेटर एट अ डांस क्लब, फिर बाद में क्या होता है कि वो डांस क्लब में जाता है, वहां पर उसे कौन मिलता है? ही मीट्स लेडी ब्रेट एशले, जिससे कि जेक प्यार करता है। अ ब्यूटिफुल ब्रिटिश वुमेन ही लव्स। Brad was married twice before and is now engaged to Mike Campbell. Mike Campbell कौन है? ब्रैड के फियांसे हैं, लेकिन जेक और ब्रैड दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन हमने देखा था लेडी ब्रैड का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो और भी दूसरे मैन को जो है डेट करती रहती है साथ में। और ये माइक कॉम्बेल का क्या कैरेक्टर है? अ स्कॉटिश मैन हु ड्रिंक्स अ लॉट एंड हैज नो मनी। ये ड्रिंक करता रहता है और इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। जेक एंड ब्रैड टॉक। अब जेक एंड ब्रैड जब मिले हैं वहां पर डांस क्लब में, तो ये दोनों बातें करते हैं और थोड़ी सी इनकी जो बॉन्डिंग, पहले की जो इनकी बॉन्डिंग थी वो फिर से थोड़ी सी हाई हो जाती है, इन्हें अपनी चीजें याद आने लगती हैं। और ये क्लियरली हम देख पाते हैं इनकी कन्वर्सेशन से दैट दे लव ईच अदर, बट जेक्स इंजरी मीन्स दे कांट बी टुगेदर। लेकिन जेक की जो इंजरी है, जिससे कि वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता किसी भी लेडी के साथ, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकता है, उसकी वजह से ये दोनों अब साथ नहीं हो सकते हैं, विच मेक्स देम बोथ सैड, जिससे कि दोनों सैड हो जाते हैं। रॉबर्ट कॉन फॉल्स फॉर ब्रैड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद हर। अब रॉबर्ट कॉन कौन था? कॉन वॉज द फ्रेंड ऑफ जेक। जेक का जो फ्रेंड है यूनिवर्सिटी में जो बॉक्सिंग करता था। अब इसको भी जो है ब्रैड पसंद आ जाती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि जेक की फीलिंग्स क्या है, उसके फ्रेंड की फीलिंग्स क्या है ब्रैड के लिए। विदाउट नोइंग दैट वो भी जेक को लाइक करने लग जाता है। दिस कॉजेज टेंशन। अब इसकी वजह से क्या है? टेंशन है, टेंशन थोड़ी सी राइज हो जाती है, क्योंकि दोनों फ्रेंड हैं और दोनों ही एक ही लेडी को पसंद कर रहे हैं। जेक्स फ्रेंड बिल गॉट्रॉन, अ फनी अमेरिकन, कम्स टू पेरिस। अब जेक का एक और फ्रेंड है बिल, वो भी आ जाता है पेरिस में। ये भी अमेरिकन फ्रेंड है, ये अमेरिका से पेरिस आता है एंड दे प्लान अ ट्रिप टू स्पेन। अब ये प्लान करते हैं कि हम एक ट्रिप पर चलते हैं स्पेन में, वहां पर फिशिंग करेंगे एंड पेम्पलोना में एक फेस्टिवल, पेम्पलोना में क्या है कि एक फेस्टिवल होता है बुल फाइटिंग का, उस फेस्टिवल को भी हम एंजॉय करेंगे, उस फेस्टिवल को हम देख कर आएंगे। ये इनका प्लान बनता है। Meanwhile, Francis gets mad at Con for wanting to leave her. अब फ्रांसिस कौन थी? फ्रांसिस गर्लफ्रेंड थी कॉन की, जो उसका फायदा उठा रही थी। अब फ्रांसिस उस पर गुस्सा करती है कॉन पर, क्योंकि कॉन ट्राई कर रहा है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन फ्रांसिस को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो वो कॉन के साथ लड़ाई करती है और इसी चीज का फायदा उठाता है कॉन और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है सबके सामने। माइक ब्रैड्स फियांसे डजंट लाइक कॉन। अब माइक जो है वो भी कॉन को पसंद नहीं करता है, क्योंकि माइक ब्रैड का फियांसे है और कॉन ब्रैड को पसंद कर रहा है, तो वो उसके साथ एंगेज होने की कोशिश करता है, वो उससे बातें करता रहता है। तो इन सब की फीलिंग्स जो है अब थोड़ी सी क्लैश होती जा रही हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट, स्पेन। अब ये सारे जो है स्पेन में चले गए हैं, पेम्पलोना में ये मिलेंगे, वहां पर ये बुल फाइटिंग एंड सारे फेस्टिवल्स हम बात करते हैं अभी। जेक एंड बिल गो टू बर्गेट स्पेन फॉर अ फिशिंग ट्रिप। अब जेक और बिल जो है, बिल इसका फ्रेंड जो अमेरिका से आया था, ये दोनों चले जाते हैं एक फिशिंग ट्रिप पर स्पेन में। दे इंजॉय द क्वाइट कंट्री साइड। अब ये वहां पर थोड़ा सा पीसफुल ये टाइम आ जाता है कि बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं नेचर को, फिशिंग करते हैं वहां पर, ड्रिंकिंग करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। ये बहुत ज्यादा काम सा मोमेंट होता है।
नाउ जॉन यहाँ पर कॉन भी आ जाता है, इनको ज्वाइन कर लेता है। देन द ग्रुप, ये पूरा ग्रुप बन गया अब इनका, जेक, बिल, ब्रैट, माइक एंड कॉन मीट्स इन पेम्पलोना। ये सभी लोग अब पेम्पलोना में मिलते हैं फॉर द सैन फर्मिन फेस्टिवल। सैन फर्मिन फेस्टिवल क्या है? बुल फाइटिंग को बोलते हैं। स्पेन में ये एक फेस्टिवल होता है, ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये चलता है। यहाँ पर ये सब लोग मिलते हैं। अ वाइल्ड इवेंट विद बुल फाइट्स एंड बुल्स रनिंग थ्रू द स्ट्रीट्स। जेक लव्स बुल फाइटिंग एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। अब जेक को काफ़ी कुछ पता होता है बुल फाइटिंग के बारे में, इसीलिए वहाँ पर ये जिस होटल में रुके हैं वहाँ पर एक कैरेक्टर मिलता है मोंटोया, वहाँ उस होटल का ओनर होता है, उसकी जेक के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है बिकॉज इन दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है अबाउट बुल फाइटिंग। द फेस्टिवल इज फुल ऑफ ड्रिंकिंग। अब फेस्टिवल में क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग चल रही है, डांस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, तो हम कह सकते हैं कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो है ग्रुप में प्रॉब्लम्स भी ग्रो करती जा रही है। माइक जो है वो कॉन को बार बार चिढ़ाता रहता है क्योंकि माइक कॉन को पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता? बिकॉज कॉन जो है वो उसकी फियांसे ब्रेट को पसंद करता है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी टेंशन्स राइज हो रही हैं। अब इस बुल फाइटिंग का जो फेस्टिवल चल रहा है, इसमें एक और कैरेक्टर आता है, पेड्रो रोमेरो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पेड्रो रोमेरो क्या है? अ यंग टैलेंटेड बुल फाइटर। ये बुल फाइटर है, अराउंड 20 इसकी एज है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इसकी पर्सनालिटी है। इवन ब्रैट भी इससे इम्प्रेस हो जाती है एंड वो चाहती है कि वो पेड्रो से मिले। लेकिन जो मोंटोया ये नहीं चाहता कि ब्रैट जो है पेड्रो से मिले। उसको लगता है कि वो पेड्रो को खराब कर देगी, शी कैन रूइन हिम। सो नाउ ब्रैट स्टार्ट्स अ रोमांस विद रोमेरो, लेकिन फिर भी जो है वो रोमेरो के साथ अपना रोमांस शुरू कर देती है। एंड जेक हेल्प्स देम टू गेट टुगेदर। ऑल्दो जेक को पसंद नहीं था कि ब्रैट जो है किसी से भी मिले, लेकिन फिर भी जेक उसकी हेल्प करता है रोमेरो से बात करने में और उससे मिलने में। नाउ थिंग्स गेट वर्स व्हेन कॉन एंग्री एंड जेलस। अब कॉन को इस बात पर गुस्सा आता है क्योंकि वो भी ब्रैट को प्यार करता था कि जेक ने हेल्प की ही क्यों ब्रैट की रोमेरो से मिलने के लिए। तो उसको गुस्सा आता है, तो वो उन सबके साथ लड़ने लगता है। ही फाइट्स विद जेक एंड माइक येलिंग एट देम फॉर लेटिंग ब्रैट बी विद रोमेरो। और अब इसी गुस्से में क्या करता है, कौन जो है वो रोमेरो को मार देता है। बॉक्सर तो वो था ही, सो ही बीट्स हिम अप बैडली। लेकिन फिर भी रोमेरो जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, जिससे उसकी और ज़्यादा पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है एंड ब्रैट और भी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है। नाउ फीलिंग गिल्टी। अब कॉन को इस बारे में बाद में गिल्टी भी फील होता है कि उसने क्या कर दिया। ये एंग्री होकर उसने डिसीजन तो ले लिया और मार पिटाई सब कुछ कर लिया, लेकिन अब उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है। तो वो क्या करता है, कॉन लीव्स पेम्पलोना, वो वहाँ से चला जाता है और जो एक ग्रुप है धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर नोवेल। आफ्टर द फेस्टिवल जेक गोज टू सेंट सेबेस्टियन अलोन टू रिलैक्स बाय द बीच। अब जेक जो है फेस्टिवल खत्म हो गया है, वो सेंट सेबेस्टियन चला जाता है रिलैक्स होने के लिए बीच पे। ही ट्राइज टू क्लियर हिज हेड आफ्टर ऑल द ड्रामा। जितना ड्रामा सब चल रहा था, जो टेंशन्स थी ग्रुप की, उन सब से दूर जाना चाहता था वो। सो दैट्स वाई वो चाहता था कि उसका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अब इसी बीच क्या होता है, ब्रैट जो कि रोमेरो के साथ भाग गई थी वहीं से, स्पेन से ही, उसका लेटर आता है जेक के पास। एंड बिल माइक गो टू देयर ओन वेज। बिल एंड माइक जो है वो भी अपने अपने रास्ते चले गए थे। अच्छा, ब्रैट जो है वो लेटर भेजती है अब जेक के पास और वो उसको हेल्प के लिए बुलाती है। जेक गेट्स ए मैसेज फ्रॉम ब्रैट आस्किंग हिम टू कम टू मैड्रिड बिकॉज शी इज अपसेट। अब वो थोड़ी सी अपसेट है और उसको हेल्प चाहिए है, इसलिए वो वहां पर उसे बुला रही है इस लेटर में। इन मैड्रिड ब्रैट टेल्स जेक शी ब्रोक अप विद रोमेरो। अब जब जैक ब्रैट से मिलता है वहां पर जाकर तो ब्रैट बताती है कि उसने रोमेरो से भी ब्रेकअप कर लिया है। शी सेज शी लेफ्ट हिम बिकॉज शी डिडंट वांट टू ruin his life और करियर विद हर वाइल्ड वेस्ट। मतलब ब्रैट को पता था कि वो कितनी टेंशन कॉज करती है, कितनी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती है, तो उसने जानबूझकर रोमेरो को छोड़ दिया था बिकॉज एट द एंड अब वो नहीं चाहती थी कि वो इस यंग लड़के की भी लाइफ जो है खराब कर दे। सो इन द फाइनल सीन में क्या होता है, दे राइड इन ए टैक्सी। कौन? जेक एंड ब्रैट, ये दोनों एक टैक्सी में राइड करते हैं एंड ब्रैट सेज दैट दे कुड हैव हैड अ ग्रेट लाइफ टुगेदर। और ब्रैट कहती है कि इन दोनों की लाइफ एक साथ कितनी अच्छी हो सकती थी। और जेक लास्ट में रिप्लाई करता है, इजंट इट प्रिटी टू थिंक सो, कि इसके बारे में सोचना है कितना अच्छा नहीं है। शोइंग दे बोथ नो देयर लव कांट वर्क आउट। उन दोनों को पता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका लव जो है वो वर्क नहीं करेगा। एंड द स्टोरी एंड्स विद देम टुगेदर बट स्टिल अपार्ट फीलिंग एम्प्टी। और ऐसे हमारी ये स्टोरी जो है खत्म हो जाती है।
नाउ थोड़ी सी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि इस स्टोरी में हुआ क्या है. द सन ऑल्सो राइजेज इज अ फेमस बुक दैट शोज हाउ पीपल फेल्ट लॉस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन की थीम हमने इस स्टोरी में देखी और हमने देखा है कि कैसे सारे करेक्टर्स हैं वो लॉस्ट फील करते हैं, उनको पता ही नहीं उन्हें क्या करना है. ब्रेट जो है इधर से उधर, कभी वो किसी को डेट कर रही है, कभी किसी को डेट कर रही है. एंड ऐसे ही जेक है, वो प्यार भी करता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. सो दे ऑल आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू विद देयर लाइफ. ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेरी उन्हें हैप्पीनेस मिल जाती है, बट अगेन उन्हें नहीं पता कि परमानेंट हैप्पीनेस के लिए, परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए उन्हें लाइफ में करना क्या है. Hemingway writes in a simple direct way, leaving out a lot of feelings but letting you sense them. तो सिंपली जो है हेमिंगवे लिखते हैं, लिखने का स्टाइल बहुत सिंपल था, स्टोरी भी बहुत सिंपल सी थी, समझ आ गई होगी, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो फीलिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा डीप है. दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग थ्योरी. आइसबर्ग थ्योरी हमने बायोग्राफी में भी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. सो दिस इज व्हाट ही यूजेस हियर एज वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरीज मीनिंग इज हिडन लाइक एन आइसबर्ग अंडर वाटर. The book looks at how people try to find happiness but can't because of their pain from the war and broken relationships. तो इस बुक में हमने क्या देखा है कि सभी हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं, वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं कि उनकी लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस आ जाए, होप आ जाए, लेकिन किसी को भी एट द एंड ये नहीं मिलता है. उनकी लाइफ एट द एंड पेनफुल ही रहती है. थीम्स क्या है इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है. फर्स्ट इज फीलिंग लॉस्ट आफ्टर द वॉर. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. द कैरेक्टर्स डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ. उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ के साथ आफ्टर द वॉर. दे ड्रिंक, वो ड्रिंक करते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं टू फॉरगेट देयर सैडनेस, बट इट डजेंट हेल्प. लेकिन इससे कोई हेल्प नहीं होती. जेक्स इंजरी विच स्टॉप्स हिम फ्रॉम बीइंग विद ब्रैट. उसकी इंजरी जो वो फिजिकल नहीं हो सकता था किसी लेडी के साथ, वो उसको काफ़ी हर्ट करती है. और इसी तरह कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वर्ल्ड वॉर वन की वजह से सबकी लाइफ का हिट हुआ था, जिससे कि वो हर्ट रहते हैं हमेशा. ड्रिंकिंग टू एस्केप, वो ड्रिंक करते हैं. एवरीवन ड्रिंक्स अ लॉट टू अवॉइड देयर प्रॉब्लम. उन्हें लगता है कि ड्रिंक कर लेते हैं एंड इससे हमारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाएंगी, लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है. इससे इवन जो कंडीशन है वो वर्स ही होती जाती है. नेचर वर्सेस सिटी लाइफ हमने देखा है कि जब वो ट्रिप पर जाते हैं फिशिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा पीसफुल उन्हें वहाँ पर फील होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं. और अगर हम कंपेयर करें उनकी लाइफ पेरिस और पेम्पलोना में बहुत ज़्यादा क्योटिक थी, एंड वहाँ पर हमें दिखता है उनकी लाइफ्स कितनी ज़्यादा मेसी थी. सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास. आई होप सबको ये स्टोरी समझ आई होगी, समरी समझ आई होगी. थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं, एनालिसिस भी इंक्लूड की है. अगर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ऑल टुगेदर तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे माइंड में रहती है. अदरवाइज क्या होता है कि हमें बहुत सारी स्टोरीज पढ़नी होती हैं एंड एट द एंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्टोरी में क्या चल रहा था. कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, प्लॉट मिक्स हो जाता है. तो इसलिए अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ लेते हैं किसी भी वर्क की, सो इट स्टेज इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो आई होप you liked it. So please like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you very much.